साथियों, जय हिंद। एग्जाम ब्यूटी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और जल्दी फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि पिछले कई दिनों से वैकेंसी नहीं आई हुई है, तो ऐसे में 2023 में वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो उससे पहले जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों कि सीटेट की परीक्षा हो जाएगी और इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप सभी के लिए ये मौका है जो लोग बीएड लास्ट ईयर में हैं, डीएलएड पास कर चुके हैं, लेकिन उनका टेट या सीटेट अगर अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो वैकेंसी आने से पहले ये उनके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों कि वे सीटेट का फॉर्म फिल करें और इसे क्वालिफाई करके जो मेन एग्ज़ाम होगा टीचर के लिए, उसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, सीटेट का जो सिलेबस है वो आप लोग समझ गए होंगे। मैंने पिछले वीडियो में सीटेट के सिलेबस के बारे में अच्छे से चर्चा किया हुआ है। अगर आप लोग सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी नहीं रख पा रहे हैं तो आप एक बार पीछे जाइए और जो मेरा वीडियो सिलेबस को लेकर के बनाया गया है तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए। दोस्तों देखिए, किसी भी चीज़ का सिलेबस जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आपको पता होगा सीटेट में पेडागॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपना स्थान रखता है सीटेट की परीक्षा में। दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि 70 नंबर की पेडागॉजी आपसे पूछी जाती है। दोस्तों 70 नंबर की पेडागॉजी दोस्तों आपसे पूछी जाती है। दोस्तों, जो पेडागॉजी होता है, पेडागॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है, जिसके बारे में आज हम सीटेट के अंतर्गत अपना चैप्टर जो पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, और यही हमारा पहला चैप्टर भी होगा आज। आप लोगों को पता है चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागॉजी से टोटल 30 मार्क्स पूछे जाएंगे दोस्तों। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, ठीक है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। इसमें दोस्तों आपको पता है 15, 5, 10, ये 15 बाल विकास के कंटेंट से, जिसमें आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे आपको कोई परिभाषा दे दिया जाएगा, ये कौन पूछा है, फिर आप थॉर्नडाइक, पॉलाव, स्किनर, कोहलर, पियाजे, वायगॉस्की, इन सब के बारे में जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, पठार, शिक्षा अधिगम, सीखने के वक्र, और भी जो चीज़ें हैं, बुद्धिलब्धि, बुद्धि, इन सब चीज़ों से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन 15 मिलते हैं। फिर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन से, यानी जिसको समावेशी शिक्षा कहते हैं, उससे 5 नंबर का और 10 नंबर का दोस्तों आपका पेडागॉजी होता है। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, ये जो पेडागॉजी होता है, पेडागॉजी देखा जाए तो अलग से कुछ भी होता नहीं है दोस्तों। पेडागॉजी का मतलब ये है कि आप अगर बाल विकास आप पढ़ रहे हैं एक चैप्टर के तौर पे, एक सब्जेक्ट के तौर पे, दोस्तों आप इस बाल विकास की अवधारणा को प्रैक्टिकली रूप में कितना करना जानते हैं, या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप कितना समझे हुए हैं, यही पेडागॉजी आपसे पूछता है। पेडागॉजी का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास जब कंडीशन दी जाती है तो आप उसमें कैसे अपने आप को बेहतर परफॉर्म करेंगे, ताकि आपको भी और अगले वाले को, अर्थात जो बच्चे आपसे सीख रहे हैं, तो बेहतर सीख पाएँ और आप उन्हें बेहतर शिक्षित कर पाएँ। यही दोस्तों होता है पेडागॉजी। पेडागॉजी दोस्तों देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा आप कह लीजिए कि पार्ट है जो आप एक दिन में या फिर याद करके चीज़ों को आंसर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये 70 क्वेश्चन जो होते हैं, ये याद करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। इसको आप याद करके नहीं दे सकते हैं। पेडागॉजी याद नहीं की जा सकती है दोस्तों। पेडागॉजी एक्चुअली याद करने वाली चीज़ है नहीं दोस्तों। पेडागॉजी क्या है, एक समझ है। पेडागॉजी के लिए आपको अपनी समझ विकसित करनी होगी कि हाँ, अगर कोई बच्चा है उसको आप किसी चीज़ को कैसे समझा पाएंगे, उसके लिए चीज़ें आप बेहतर कैसे कर पाएंगे, साथ ही साथ अपने लिए भी आप अपने बेहतर ढंग से कैसे किसी चीज़ को प्रस्तुत कर पाएंगे, वही चीज़ होता है पेडागॉजी। दोस्तों आज हम लोग सीटेट के लिए अपना पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बाल विकास पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में
बाल विकास एक तरह से कहा जाए तो पूरा बुनियाद है, चाहे वो पेडागॉजी का हो, चाहे इस पूरे सेक्शन का हो। दोस्तों, आपसे पेडागॉजी के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं न कहीं अगर आप इस चैप्टर के को काफ़ी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए जितने भी पेडागॉजी के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो यहाँ से हो, चाहे वो किसी अन्य सब्जेक्ट के हो, दोस्तों उनका जो मूल होता है, जो फंडामेंटल होता है, वो यही से निकल के आता है, बाल विकास। कुल मिला के दोस्तों ये एक ऐसा जो आप पढ़ते हैं, सीटेट या टेट या किसी भी परीक्षाओं में जो पूछा जाता है, उसका जो मूल केंद्र कहा जाता है वो क्या है, बाल विकास है। और सीटेट के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं से आपको पेडागॉजी, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। तो ऐसे आइए तो हम इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे दोस्तों, और आप भी इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही मूल आधार है दोस्तों। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप कंटेंट तो तैयार करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपकी पकड़ पेडागॉजी पर भी मजबूत होती जाएगी। आप इस चैप्टर को पूरा ध्यान से देखिए, समझिए, और उसके बाद आप पेडागॉजी के प्रश्नों को हल करके देखिएगा, आपसे बेहतर तरीके से हल होंगे। दोस्तों, आप इसमें इसकी मूल अवधारणा को समझना है, पेडागॉजी को कैसे हल किया जाता है वो तरीका भी आपको मैं बताऊंगा। उसका भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है, वो कुछ फार्मूले हैं जिनके अनुसार से आप आसानी से पेडागॉजी को हल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी यही है कि आप इसकी मूल अवधारणा को समझे रहिए। दोस्तों, जो भी आपके संपर्क में है, जो भी टेट सीटेट की तैयारी कर रहा है, उन्हें इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए। दोस्तों देखिए, सीटेट का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि आप कई कई साल तैयारी करें और निकाल ना पाए। आपके टेट सीटेट न निकलने की पीछे वजह सिर्फ यही रहता है कि आप एक सही राइट वे में जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको सीटेट का पेपर देना है और आप पूरा कंटेंट रट्टा मार रहे हैं तो ये आप गलत तरीके से जा रहे हैं। आप रट्टा मार करके सीटेट नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, रट्टा मारना एकदम किसी काम की चीज़ नहीं है। सीटेट में आपको रट्टा मारना ही नहीं है। दोस्तों, आपको पता है 80 आपके टोटल सीधा पूछे जाते हैं, 70 आपके जो पेडागॉजी पूछी जाती है। इसमें आप क्या रटेंगे दोस्तों? रटने वाली चीज़ कोई है ही नहीं जो आप रटिए। आप रट रहे हैं तो आप दो चीज़ें, अपने आप को दो चीज़ें कर रहे हैं, एक तो निगेटिव वे में ले जा रहे हैं और दूसरा आप निगेटिव वे में इसको पढ़ भी रहे हैं, यानी आपकी संभावनाएं जो है पास होने की वो कम हो जा रही है। तो सीटेट में याद करने जैसी चीज़ नहीं कुछ। तो आइए इसी क्रम में आप सभी लोगों को जोड़ दीजिए और जो भी आपके खास लोग हैं उन तक वीडियो जरूर पहुँचाइएगा, क्योंकि ये जो बेस है, जो आधार है, यहीं से हमारी शुरू होती है सीटेट की तैयारी। और सीटेट के लिए दोस्तों यहीं से, चाहे पेडागॉजी हो चाहे कुछ भी हो, उसका जो मूल महत्व होता है, जो मूल केंद्र होता है, हमारा बाल विकास होता है। दोस्तों, बाल विकास काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी आसान चैप्टर है। आप लोग इसे आइए समझिए। देखिए, बाल विकास दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए बाल विकास क्या है। तो आप लोग को पता होगा, नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, बाल और प्लस विकास, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है बाल विकास। दोस्तों, यानी बालक के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। नाम से स्पष्ट आप लोग देख सकते हो, बाल विकास। बाल विकास का मतलब ये है कि बालक का विकास कैसे कैसे, किस दशा में, किन किन अवस्थाओं में और किससे किससे प्रभावित होकर होता है, इसी का अध्ययन दोस्तों बाल विकास कहलाता है। बाल विकास को समझने से पहले आप एक नाम और सुनते हैं, बाल मनोविज्ञान। दोस्तों, काफ़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या फर्क है। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या फर्क है? दोस्तों, वो समझ नहीं पाते हैं कि बाल मनोविज्ञान क्या है और बाल विकास क्या है। दोस्तों, आइए हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप जो वर्ड देख रहे हैं, बाल मनोविज्ञान, इसमें एक वर्ड आया दोस्तों, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या होता है दोस्तों? आइए बाल मनोविज्ञान से पहले हम मनोविज्ञान को समझते हैं।
दोस्तों मनोविज्ञान, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप पाएंगे कि मन विज्ञान से बना हुआ है। अर्थात दोस्तों ये जो है मन विज्ञान का मतलब क्या है कि वह विज्ञान जो मन अर्थात व्यवहारों के बारे में बताता है। यानी दोस्तों क्या है कि जो मनोविज्ञान है ये एक तरह से व्यवहारों का विज्ञान होता है। ठीक है, आप मनोविज्ञान के बारे में सिंपल सा समझिए कि मन का विज्ञान क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। इसमें मन का एक अर्थ और भी होता है व्यवहार। तो यानी आपके व्यवहार का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है वो क्या होता है, मनोविज्ञान होता है। दोस्तों मनोविज्ञान वास्तव में क्या है, पहले क्या था, आपसे एक चीज याद रखिएगा, पहले इन चीज़ों का अध्ययन हम लोग दर्शन शास्त्र में करते थे। पहले क्या था कि मनोविज्ञान जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता था। इसका जो है अध्ययन हम लोग दर्शन शास्त्र के अंतर्गत करते थे कि मानव के व्यवहारों का कैसा रूप, कैसा क्या होना चाहिए, इसका अध्ययन हम लोग दर्शन शास्त्र के द्वारा करते थे। फिर दर्शन शास्त्र से ही निकला है हमारा मनोविज्ञान। यानी एक तरह से कहें तो मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से उत्पन्न हुआ। ठीक है दोस्तों, और अगर मनोविज्ञान के जनक के रूप में हम जाना चाहें तो मनोविज्ञान का जो जनक है, जिस वैज्ञानिक को कहा जाता है, उनका नाम है मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। कौन है दोस्तों, मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। और मनोविज्ञान है क्या दोस्तों, मानव व्यवहारों का विज्ञान। मानव व्यवहारों का विज्ञान क्या कहलाता है, हमारा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मनोविज्ञान हमारा मानव व्यवहारों का विज्ञान है। और ये है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप कहेंगे दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों अब थोड़ा सा अगर हम इसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसे साइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी। दोस्तों जहाँ पर ये मनोविज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या, साइक और लोगोस। साइक और लोगोस। दोस्तों जहाँ पर साइक का अर्थ होता है आत्मा, और लोगोस का क्या अर्थ होता है, विज्ञान। दोस्तों अगर आप यहाँ से देखेंगे तो साइकोलॉजी का क्या मतलब हुआ, साइकोलॉजी का मतलब हुआ आत्मा का विज्ञान। यानी जो आत्मा का विज्ञान होता है वो क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। दोस्तों साइकोलॉजी का उत्पत्ति आप लोग कहाँ से मानेंगे, तो आप कहेंगे साइकोलॉजी जो है इंग्लिश वर्ड से लिया गया है, जो साइक और लोगोस से मिलकर बना हुआ है। जहाँ पर साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, विज्ञान होता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए दोस्तों। दोस्तों आप देखिए इसके अंतर्गत आपको कुछ परिभाषाएं जो हमारे वैज्ञानिकों ने दिया हुआ है आपको देखने को मिलेगी, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। दोस्तों ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से इतने सारे प्रश्न बनते हैं कि परीक्षाओं में आपको अगर पेडागॉजी और कंटेंट दोनों को मिला दिया जाए तो 4 से 5 प्रश्न दोस्तों आपको यहीं से मिल जाते हैं। इसीलिए चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों ये चैप्टर ना सिर्फ टेट सीटेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को बल्कि वे हमारे भाई बहन, वे छात्र छात्राएँ जो डीएलएड पढ़ रहे हैं, अभी बीएड कर रहे हैं, उनको भी ये चीज़ें देखनी चाहिए दोस्तों। उन तक भी आप ये वीडियो जरूर पहुंचाइए ताकि उनको भी बेहतर नॉलेज हो सके और ये उनको बहुत कठिन ना लगे बल्कि आसान लगने लगे। दोस्तों एक हैं गैरिट, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि
मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। दोस्तों क्या गलत कहा है मैंने? सही तो कहा है। अभी आपने समझा कि साइक था लोगोस, जहाँ साइक का मतलब आत्मा और लोगोस का मतलब विज्ञान होता है। यानी साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान जो है वो क्या है, आत्मा का विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, अब हमें लगता है आप लोग ये मनोविज्ञान समझ गए होंगे। और लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ जिसका बात करने वाले थे वहाँ से चलते हैं दोस्तों। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास। दोस्तों अभी आप लोगों ने समझा कि मनोविज्ञान क्या है, एक व्यवहारों का विज्ञान है। तो उसी तरह से बाल मनोविज्ञान जो है दोस्तों, जब हम बालक के मन का, जब हम मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा बाल मनोविज्ञान कहलाता है। यानी दोस्तों बालक के व्यवहारों का अध्ययन, बालक के व्यवहारों का अध्ययन, बालक के व्यवहारों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल मनोविज्ञान कहलाता है दोस्तों। यानी बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बालक के व्यवहारों का अध्ययन जो है करते हैं। दोस्तों अगर हम बालक के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं तो हमें बाल विकास की आवश्यकता क्या पड़ेगी। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाल मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत हम लोग सिर्फ बालक के व्यवहारों का अध्ययन, यानी इसके जो है काफ़ी एक लिमिटेड पॉइंट्स पर हम लोग बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के बारे में समझते हैं। लेकिन फिर जब आगे चल के हमारे साइंटिस्टों ने जो है, फिलासफरों ने देखा कि चीज़ें जो है बालक के विकास के बारे में अन्य भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करती हैं, और निश्चित रूप से हमें उन पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों इसी मनोविज्ञान के अंतर्गत एक नवीन शाखा या एक अन्य शाखा का निर्माण हुआ जिसे हम लोग बाल विकास के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या हुआ, मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है हम बालक के व्यवहारों का अध्ययन तो करते थे, लेकिन अन्य सारी चीज़ें जो बालक के विकास को प्रभावित करती हों उनके बारे में हम लोग पूरा अध्ययन जो है नहीं कर पाते थे। जैसे दोस्तों इसमें हम व्यवहारों का अध्ययन करते थे, लेकिन हम इसमें ये नहीं समझ पाते थे कि जो वातावरण है या जो हमारा वंशानुक्रम है वो किस तरह से बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो ऐसे में हमें आवश्यकता हुई कि हम जो है बालक के विकास को अच्छी तरह से समझने के लिए एक नवीन शाखा का निर्माण, जिसे बाल विकास का नाम दिया गया, के अंतर्गत हम लोग बालक के विकास को प्रभावित करने वाले संपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो है बाल विकास का एक नया ब्रांच जो है निर्मित हुआ, जिसको हम लोग बाल विकास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यानी बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग सिर्फ बालक के व्यवहारों का ही अध्ययन करते थे। एक तरह से कहा जाए तो बालक का संपूर्ण अध्ययन यहाँ पर नहीं होता था, सिर्फ उसके व्यवहारों का और कुछ ही पहलुओं पर ध्यान जाता था, जिसकी वजह से बालकों का संपूर्ण विकास करने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे में आगे चल के आवश्यकता महसूस हुई कि जो है बालक के समस्त पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि बालक के विकास की जितनी भी उनको प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करें, ताकि उसमें सुधार ला सकें और बालक का अधिक से अधिक विकास कर सकें। तो ऐसी स्थिति में बाल विकास अस्तित्व में आया। अब बाल विकास के अंतर्गत दोस्तों हम क्या करते हैं, बाल विकास के अंतर्गत बाल विकास के अंतर्गत बाल विकास के अंतर्गत बाल विकास के अंतर्गत बालक के विकास को प्रभावित करने वाले समस्त
समस्त पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है या अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर समझ गए होंगे। मनोविज्ञान क्या है दोस्तों? मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। बहुत सारे पहलुओं का अध्ययन नहीं कर पाते हैं बाल मनोविज्ञान में। फिर इसी मनोविज्ञान के अंतर्गत एक शाखा का निर्माण हम लोग बाल विकास होता है, जिसके अंतर्गत बालक के विकास को जितनी सारी भी चीज़ें प्रभावित करती हैं, जिससे बालक का विकास प्रभावित होता है, चाहे आंशिक रूप से, चाहे पूर्ण रूप से, चाहे थोड़ा या ज़्यादा, उससे नहीं मतलब है, जिससे भी प्रभावित होता है उनके बारे में अध्ययन हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लोग बाल विकास के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग ये समझते हैं कि बाल विकास के बारे में कुछ एक दो परिभाषाएं हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। एक वैज्ञानिक जिनका नाम क्रो एवं क्रो है, आपको नाम सुने होंगे, क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो ने कहा है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बालक के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत करती है, मृत्यु पर्यंत तक करती है। ठीक है, ये कौन कहा है? क्रो एवं क्रो ने कहा है। दोस्तों, सेम परिभाषा के मतलब बाल विकास जो है वो बालक के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करती है। यही चीज़ें आपके डार्विन ने भी कही हुई है, डार्विन ने, और एक और है हर्लॉक ने भी सेम चीज़ें इस बारे में कहा हुआ है। दोस्तों, डार्विन ने भी ये चीज़ें कहा हुआ है और हर्लॉक का भी सेम परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, तो ये परिभाषाएं हैं, आप लोग याद रखिएगा कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बालकों के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग ये समझते हैं कि जो बाल विकास है, इस बाल विकास को पढ़ने की हमें आवश्यकता क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग भावी टीचर हैं, तो आप लोगों को बाल विकास पढ़ने की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले क्या आवश्यकता है, उससे पहले लोग समझ लेते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात बाल विकास के अंतर्गत हम बालक के किन किन चीज़ों पर बातें करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आइए पहले जान लेते हैं दोस्तों। तो बाल विकास के अंतर्गत हम सबसे पहले बालक का जो व्यवहार होता है, व्यवहार, और उस व्यवहार के अनुसार वो किस तरह से क्रियाएं करता है, जिसे हम लोग अंतःक्रिया के नाम से जानते हैं। अंतःक्रिया दोस्तों मतलब ये है कि व्यवहार जो बालक प्रदर्शित करता है उसके अनुरूप वो कौन कौन सी क्रियाएं करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, व्यवहार और अंतःक्रिया कहलाता है। दोस्तों, बाल विकास के अंतर्गत हम ये समझते हैं कि किन अवस्थाओं पर बालक का कौन कौन सा व्यवहार प्रत्याशित होता है, अर्थात बालक कैसा कैसा व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। साथ ही साथ इसके बाद दोस्तों हम लोग बालक की मानसिक क्रियाओं के बारे में, भी बाल विकास में अध्ययन कर लिया जाता है। तो दोस्तों, मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ये होता है
कि हम ये सीखते हैं, हम ये जान लेते हैं कि बालक किस अवस्था में कहाँ तक अपनी मानसिक क्रियाओं को कर सकता है, मानसिक क्रिया का अंजाम दे सकता है। जैसे दोस्तों अगर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझें तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक बालक है जो अगर मान लीजिए आपके क्लास में कक्षा 2 में है, तो आप ये निश्चित कर पाते हैं कि हमें उसे क्या सिखाना चाहिए जिसे वो अपनी मानसिक क्रियाओं के द्वारा हल कर सकता है। जैसे दोस्तों अगर हम गणित की बात कर लें तो आप कक्षा 2 के विद्यार्थी को फ्रैक्शन यानी भिन्न नहीं सिखाएंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कक्षा 2 का विद्यार्थी भिन्न समझने में असमर्थ है, वो इस प्रकार की क्रियाएं नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इसका अध्ययन हम लोग बाल विकास में करते हैं। अब तीसरा है दोस्तों इसमें वैयक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान हो जाता है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक व्यक्ति उसी प्रकार हर एक बालक चाहे वो जो भी हो उसमें सभी प्रकार की एकता एक समरूपता नहीं हो सकती दोस्तों। सभी बालक जो होते हैं किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न जरूर होते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब ये है कि सभी बालकों में कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं और यही जो है हम लोग वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। जैसे दोस्तों अगर आप लोग 10-20 बच्चों को देखे होंगे और आप उन्हें एक ही चीज़ बताइए तो आप ये चीज़ देखते होंगे कि उनमें से कुछ बच्चे उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से पकड़ लेते हैं, यानी उसके बारे में सीख लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे जल्दी से सीख पाने में अपने आप को असमर्थ मानते हैं। दोस्तों ऐसे में यही जो थ्योरी है ये वैयक्तिक विभिन्नता जो होती है, वैयक्तिक विभिन्नता जो है ये इसी चीज़ के बारे में बात करती है कि सभी व्यक्तियों या सभी बालकों का जो क्षमता है वो एक रूप नहीं होता है, बल्कि उनमें वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग चौथा टॉपिक इसमें जो है हम लोग विशिष्ट बालकों का अध्ययन करते हैं। इसके बारे में हम लोग जान पाते हैं कि विशिष्ट बालक भी पाए जाते हैं। विशिष्ट बालक दोस्तों क्या होते हैं? तो विशिष्ट बालक का मतलब ये है दोस्तों कि जो बालक सामान्य से कम प्रदर्शन करते हों या सामान्य से अधिक प्रदर्शन करते हों, ऐसे बालकों को हम लोग विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो विशिष्ट बालक काफ़ी दोस्तों नाम से बच्चे घबराते हैं, लेकिन विशिष्ट का मतलब क्या होता है आपको भी समझिए। तो दोस्तों मान लीजिए कोई एक बालक है, कोई बालक ए है, ये कक्षा 3 में पढ़ रहा है, एक बालक और है बी, ये भी कक्षा 3 में पढ़ रहा है, एक बालक और है सी, ये भी कक्षा 3 में पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ए बालक की खासियत ये है दोस्तों कि ये 3 का सवाल तो लगाता ही लगाता है, साथ ही साथ ये बालक 4 और 5 के सवालों को भी हल कर देता है। दोस्तों ये एक साथ 3, 4 और 5 के सवालों को भी हल कर देता है। यानी दोस्तों ये कहेंगे कि ये लड़का बहुत ही एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट है इसका मतलब ये लड़का क्या है दोस्तों? विशिष्ट है। क्या है? विशिष्ट। यही विशिष्ट होता है क्या? इस सामान्य से अधिक प्रदर्शन कर दे रहा है। दोस्तों ये जो लड़का बी है, ये बी लड़का 3 का सवाल लगा पाता है, 4 का नहीं लगा पाता है, लेकिन 3 का इसे जो बताया जाता है वो अच्छे से सीख लेता है। दोस्तों ये हमारा होता है सामान्य बालक, कि मतलब जितना चाहिए उतना है। दोस्तों ये सी है, ये हमारा तीसरा बालक जो सी है, ये क्या है कि ये 4-5 को तो नहीं लगा पाता है, 3 का भी लगाने में असमर्थता जाहिर करता है और साथ ही साथ बताने पर भी जो है चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाता है। दोस्तों ये भी हमारा क्या होता है? विशिष्ट ही बालक कहलाता है। दोस्तों विशिष्ट बालक का मतलब यही नहीं होता है कि वो हमेशा बेहतर प्रदर्शन ही करेगा या हमेशा वो एक्सीलेंट ही होगा, बहुत बेटर होगा।
दोस्तों सामान्य से कम प्रदर्शन करने वाले बच्चे भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कि बालक के विकास के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मिट गया, आप लोग इसे लिख लिए होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग बालक और बालिकाओं का, बालक बालिकाएं जो भी होते हैं, बालकों का, एक तरह से लिखें बच्चों का मापन करते हैं दोस्तों। बाल विकास के अंतर्गत मापन करते हैं। मापन का मतलब दोस्तों ये होता है कि उनमें जो चीज़ें हैं पहले से, कितना है कितना नहीं है, उस चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, परिमाणात्मक या किसी भी तरीके से उनका जो पहचान करते हैं वो हमारा मापन कहलाता है। यानी इसमें हम बच्चों का मापन करते हैं दोस्तों। ठीक है, मापन का मतलब ये होता है कि आप किसी के अंदर निहित जो क्षमता है उसका आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, आकलन कर रहे हैं या परिमाणात्मक मान लिख रहे हैं, वो क्या कहलाता है, बच्चों का मापन कहलाता है। बच्चों का मापन हो गया दोस्तों। फिर छठवां दोस्तों, इसी में आपको, आप यहाँ पर देखे होंगे कि व्यवहार और अंतर क्रिया के हिसाब से बालक अलग अलग प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करता है। फिर मानसिक क्रियाओं के अनुरूप वो चीज़ें कैसे कर पाता है। फिर आपने देखा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। फिर दोस्तों आपने देखा कि विशिष्ट बालकों का अध्ययन भी किया जाता है। इसके बाद आपने देखा कि बच्चों का मापन, इसमें बालक और बालिकाएं दोनों सम्मिलित होते हैं, उसका अध्ययन मापन किया जाता है। दोस्तों इतनी सारी अगर चीज़ें एक साथ हैं, जो कि काफ़ी, अगर आप देखा जाए, अगर मान लीजिए आपकी कक्षा में 20 विद्यार्थी हों और इस प्रकार के सभी गुण उसमें विद्यमान हो, सबका अलग अलग हो, तो उनके साथ दोस्तों एक सामंजस्य बैठाना, एक सभी को एक साथ मिला के रखना, सभी के लिए उपयुक्त वातावरण बना देना, सभी को सिखा पाना, ये कैसे संभव होगा। यही चीज़ें आपको बाल विकास में सिखाई जाती हैं दोस्तों, कि कैसे आप इन सभी विषमताओं के बीच अपने आप को उन बच्चों में और उन बच्चों को उन बच्चों में ही किस प्रकार से समायोजित करेंगे, जिससे सभी एक साथ मिलकर विकास कर सकें और चीज़ों को अच्छे से सीख सकें, समझ सकें। दोस्तों यही चीज़ आती है, समायोजन कही जाती है, और ये समायोजन में हम लोग बाल विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये जो सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारा बाल विकास के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बाल विकास के क्षेत्र के रूप में, यानी बाल विकास के ये दोस्तों क्षेत्र होते हैं मुख्यतः, जिनके बारे में हम लोग बाल विकास में अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ इसमें और भी चीज़ें, जैसा कि मैंने परिभाषा में बताया कि जो बालक के विकास को प्रभावित करती हैं, उनके बारे में भी अध्ययन हम लोग करते हैं। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, बाल विकास के क्षेत्र हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि बाल विकास की हमें आवश्यकता क्यों होती है। दोस्तों देखिए, एक्चुअली आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आप अगर ये नहीं पढ़ेंगे, जो पेडोलॉजी का क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो यहीं से बनता है दोस्तों। पेडोलॉजी आपको जो मिलती है वो यहीं से मिलती है। पेडोलॉजी आपको जो है थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत जो दिए हैं, ये 5 सिद्धांत, वहाँ से कम चांसेस हैं, लेकिन वहाँ से दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य कितने सिद्धांत दिए हुए हैं, तो कितने मुख्य नियम दिए हुए हैं, कितने गौड़ नियम दिए हुए हैं, वो सब दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जो आपकी पेडागॉजी बनती है, जो आपकी समझ को रखती है, वो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे आपको दे देगा कि बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो व्यवहार और अंतर क्रिया, मानसिक क्रियाएँ, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, ऐसा दे देगा। या फिर ये पूछ सकता है कि आप अगर एक टीचर के रूप में कार्यरत हैं और उसमें आप देखते हैं
कि बहुत सारे बच्चे हैं और आप एक चीज़ सिखाते हैं, कुछ बच्चे सीख पाते हैं, कुछ नहीं सीख पाते हैं, तो ये बाल विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आप लोग इसे समझे रहेंगे तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे कि ये दोस्तों वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं कि सभी बालकों का जो क्षमता होती है वो एक समान नहीं होती है, बल्कि उनमें वैयक्तिक विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमें बाल विकास की आवश्यकता क्या है, हम बाल विकास क्यों पढ़ें। दोस्तों मैंने पहले कहा सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों आप इसको स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा ध्यान से पढ़ते जाइए। इस वीडियो को मैं चाहता दोस्तों छोटा में भी बना सकता था, लेकिन मेरा मोटो ये है कि ये पहला क्लास और मूल आधार है। दोस्तों अगर इसे आप लोग पूरा समझेंगे तभी आगे की चीज़ें आप लोगों के पास आसान हो पाएंगी। तो जो इसमें दोस्तों जो दिया हुआ है, इसमें आपको मूल मोटो दिया हुआ है कि चीज़ें कैसे क्या होती हैं। आप बाल विकास नहीं समझेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं समझेंगे, उसका क्षेत्र नहीं पढ़ेंगे, दोस्तों पटवादी का क्वेश्चन करने में आप लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब आवश्यकता क्या होती है, तो इसके बारे में सबसे पहले बाल विकास की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि हम लोग वैयक्तिक भिन्नता जो पाई जाती है, वैयक्तिक विभिन्नताओं के बारे में, वैयक्तिक विभिन्नताओं के अध्ययन के लिए। तो दोस्तों बाल विकास हम इसलिए भी तो पढ़ते हैं ताकि हम जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनके बारे में जान सकें। तो पहला ये है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन, ठीक है। दूसरा ये है कि निर्देशन एवं परामर्श देने के लिए। दोस्तों अगर आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं या बाल विकास की जो अवधारणाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, अगर आप उनको जानेंगे तभी अगर कोई बच्चा किसी कठिनाई स्तर से गुजर रहा है तो आप उसे निर्देशित एवं परामर्शित कर पाएंगे, यानी उसे निर्देश या परामर्श दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ इसके बाद तीसरा जो है इसलिए आवश्यक है कि जो बाल विकास होता है दोस्तों विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है। तो बाल विकास की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझने के लिए दोस्तों आप लोग समझे होंगे जो बाल विकास है, बाल विकास कई सारी प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है। तो ऐसे में इन चीज़ों को समझने के लिए जो है हमें बाल विकास का अध्ययन करने का आवश्यकता होता है। साथ ही साथ जब इसके बाद अगर हम लोग पढ़ें तो दोस्तों जो विशिष्ट बालक होते हैं, जैसा मैंने आपको पिछली टॉपिक पे बताया कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं। तो विशिष्ट बालकों के शिक्षण के लिए, विशिष्ट बालकों के शिक्षण के लिए आवश्यक होता है। विशिष्ट बालकों के शिक्षण के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों जब आप समझेंगे कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं, यानी कुछ बालक ऐसे भी हो सकते हैं जो सामान्य से भी कम प्रदर्शन करें और कुछ बालक ऐसे हो सकते हैं जो सामान्य से ऊपर उठ के प्रदर्शन करें, तो उन सभी के साथ हमें कैसे सामंजस्य बिठा के रखना है, कैसे सामंजस्य उनके बीच में हमें बनाना है ताकि सभी एक साथ रहकर सीख सकें और चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या होता है, बाल विकास के जो सिद्धांत हैं, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनको समझना क्या होता है, आवश्यक होता है। इसके बाद दोस्तों बाल विकास अगर हम पढ़े रहेंगे दोस्तों तो
जब इन सारी चीज़ों के बारे में हमें अगर जानकारी रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विशिष्ट बालक पाए जाते हैं, व्यक्तिगतता पाई जाती है, और भी चीज़ें, वातावरण से कुछ भिन्नताएँ पाई जाती हैं, कुछ अनुवांशिकी होता है, तो चीज़ें जिससे बच्चे प्रभावित होते हैं, और भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सब कारण हैं जिससे बालक प्रभावित होता है। तो इनकी वजह से आपको कैसे क्लासेस में सामंजस्य बैठाना है, समायोजन बनाना है, उसके लिए बाल विकास पढ़ना आवश्यक हो जाता है, ताकि आप क्लास में शिक्षण अधिगम जो होता है, यानी बच्चों को सिखाने के लिए उचित वातावरण का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग शिक्षण अधिगम का वातावरण बनाने में या तैयार करने में वातावरण हमें सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ प्रमुख टॉपिक हैं जिसके लिए हमें बाल विकास की दोस्तों क्या होती है, बाल विकास की आवश्यकता होती है। बाल विकास की आवश्यकता होती है दोस्तों। कितने टॉपिक्स हैं, आप लोग या तो इसे लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि समझना बहुत चाहिए। तो साथियों, अभी हमने ये देख लिए कि जो है बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं जो बालक का विकास होता है, वो दोस्तों क्या होता है कि इसका विकास एक निश्चित सिद्धांतों के अनुसार किया होता है, जिसे हम लोग बाल विकास के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। तो अब हम लोग जो है बाल विकास के सिद्धांत को जानेंगे। बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत, तो कुछ प्रमुख सिद्धांत जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लोग समझ सकते हैं ये सिद्धांत होते क्या हैं। दोस्तों एक्चुअली देखा गया है कि जो बालक होता है वो जब अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा और देखते भी हैं, सभी लोग देखे हैं कि बालक जब अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें परिवर्तन पाए जाते हैं। और ये परिवर्तन जो होते हैं दोस्तों, एक निश्चित सिद्धांतों के अनुसार ये परिवर्तन हर बालकों में पाए जाते हैं। अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो उनका नियम होता है, जो तरीका होता है, वो क्या होगा दोस्तों, सभी में एक सिद्धांत के अनुसार, एक नियम के अनुसार, एक क्रम के अनुसार पाया जाता है। और इसे ही ये जो निश्चितता है हम लोग बाल विकास के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत जो सबसे पहला हमारा सिद्धांत है वो है निरंतर विकास का सिद्धांत। क्या दोस्तों, पहला है हमारा निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत दोस्तों आप लोग सिद्धांत नोट करते जाइएगा, और सिद्धांत नोट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग इस सिद्धांत को समझिए, क्योंकि जो सीटेट में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे ऐसे नहीं पूछे जाते हैं कि विकास का सिद्धांत निरंतर विकास करेगा, उसमें आपको क्या होगा, एग्जाम्पल वो पहले बताएगा और पूछता है कि किस विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अक्सर ये आता है, ये भी पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से बाल विकास के सिद्धांत हैं, तो इनमें से तीन दे सकता है, 4 भी दे सकता है, सभी पूछ सकता है, या फिर ऑप्शन के अनुसार दे सकता है। लेकिन अधिकतर संभावना ये होती है कि आपसे ये पूछे, एग्जाम्पल देकर पूछे कि ये किस विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दोस्तों निरंतर विकास का सिद्धांत जो होता है ये क्या होता है, इसके कहने का मतलब ये है, निरंतर का मतलब लगातार, लगातार का मतलब जो रुके ना,
तो इससे दोस्तों मतलब ये समझ आता है कि जो विकास होता है ये लगातार होता रहता है। ये क्या होता है दोस्तों, लगातार होता रहता है, अर्थात विकास कभी रुकता नहीं है। ठीक है, जैसे तो विकास कभी रुकता नहीं, आप लोग समझ सकते हैं कि व्यक्ति, जैसा कि आप लोगों ने बाल विकास की परिभाषा में ये चीज़ें देखा था कि बाल विकास जो है बालक के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है ना दोस्तों। तो ऐसी दशा में आप लोग समझ सकते हैं कि जो निरंतर विकास का सिद्धांत है ये कहता है कि विकास गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक समय के बाद विकास रुक जाता है दोस्तों। विकास के अंतर्गत आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, व्यक्तिगत विकास, नैतिक विकास, अन्य सारे जो होते हैं सभी विकास आ जाते हैं दोस्तों। आप लोग पता होगा व्यक्ति हमेशा सामाजिक विकास करता रहता है, वो नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई चीज़ें सीखता रहता है, तो ये विकास ही तो है। तो यानी विकास क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। तो साथियों, निरंतर विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है। विकास जो है दोस्तों कभी भी रुकता नहीं है, वो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जीवन भर चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा हमारा सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत है हमारा विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत क्या दोस्तों, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत दोस्तों। विकास क्रम का सिद्धांत यानी विकास जो होता है वो क्रम से होता है दोस्तों। ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा। क्रम का मतलब ये है कि दोस्तों जो बालक होता है, जैसे आप देख रहे होंगे, अगर हम उनके बोलने की क्षमता में अगर इसका उदाहरण ले लें, बालकों के जो उनका बोलने का विकास होता है दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि वो 3 महीने की लगभग अवस्था में वो कुछ ध्वनियाँ निकालना सीख जाते हैं। फिर कुछ आगे जब होता है तो वो जो है 5 महीने के अंतराल में जो है कुछ विशेष, जैसे हंसने उसने किलकारने की ध्वनियाँ जो है सीख जाते हैं। फिर 6 महीने के अंतराल पर वे कुछ विशेष शब्द जैसे पा, माँ, बा, इस सब शब्दों का उच्चारण करना धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो दोस्तों यही कहता है विकास क्रम का सिद्धांत कि मतलब जो विकास होता है वो एक क्रम से होता है। इसको आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा विकास क्रम का सिद्धांत दोस्तों। तीसरा जो हमारा आता है इसे हम लोग समझेंगे विकास, तो विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत का आशय इस बात से है दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो आप अगर बच्चों को थोड़ा उनका अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बच्चा जन्म के समय अगर थोड़ा लंबा है दोस्तों, तो उसको आप देखते हैं कि वो जीवन पर्यंत क्या होता है, यानी जब तक उसकी वृद्धि होती रहती है तो लंबा बच्चा जो पैदा हुआ रहता है वो लंबा ही होता चला जाता है अक्सर। और इसी तरह से जो बच्चा छोटा निकलता है वो छोटा होता है, उसकी जो मतलब विकास होता है वो उस लंबे वाले से छोटा ही होता है, उसका विकास होता रहता है दोस्तों। इस तरह से आप लोग विकास की विभिन्न गतियों का सिद्धांत समझ गए होंगे। विभिन्न गति का मतलब कि जन्म के समय जो अंतर पाए जाते हैं, खास करके लंबाई में, मतलब अगर हम एक तरह से बात करें फिजिकल क्वांटिटी में, तो वो जो है जीवन पर्यंत बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अपने अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला सिद्धांत है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला, और दोस्तों हर एग्जाम टेट सीटेट में इससे प्रश्न बनने की अधिकतम संभावना रहती है। होता है हमारा विकास दिशा का सिद्धांत। क्या? विकास दिशा का सिद्धांत। तो देखिए विकास के दिशा का सिद्धांत, दिशा के सिद्धांत का तात्पर्य इस बात से है कि जो हमारा जो बालक होता है उसका जो विकास होता है दोस्तों, वो क्या होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। क्या होता है? सिर से पैर की तरफ होता है, यानी एक दिशा में होता है। इसे ही हम लोग विकास की दिशा का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। इस बात को हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। सिर से पैर होने का क्या मतलब है कि दोस्तों जो बालक होता है सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर उसके बाद नीचे के हिस्से पर, फिर उसके बाद नीचे से, फिर उसके बाद सबसे नीचे के हिस्से पर। दोस्तों आप लोग ऐसा पढ़े होंगे, जानते होंगे कि जो बालक होता है वो 3 महीने में, लगभग 3 महीने में क्या करता है कि वो अपने नेत्रों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। जैसे बालक कहीं भी अगर किसी चीज़ को मतलब उसको अगर थोड़ा एक्टिविटी दिखाई देती है
तो सबसे पहले अपने नेत्रों को वहाँ पर कंसंट्रेट करना सीख जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद बालक अपने हाथों पर नियंत्रण सीखता है। फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद आप देखते होंगे कि वो लड़का क्या करता है, घसीट कर चलना सीख जाता है। फिर लगभग 1 साल के होने के पश्चात अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है। तो इसका मतलब जो बालक होता है उसका जो विकास होता है वो सिर से पैर की दिशा में होता है। इसे हम लोग विकास की दिशा का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों आइए अब हम लोग अपने 5वें सिद्धांत की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है विकास के एकीकरण का सिद्धांत। दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत का तात्पर्य ये आप लोग समझिए कि जो बालक का विकास होता है तो बालक सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आप लोग देखते हो दोस्तों, अगर बालक क्या कहिए बालक को आप कहीं इशारा करने के लिए आप देखते हो कहीं इशारा करता होगा तो आप देखते हो कि शुरू में बालक क्या करता है दोस्तों, सबसे पहले अपने हाथ से पूरे हाथ से करता है, फिर वो धीरे धीरे उनके अंगुलियों को करता है। अगर आप दोस्तों बालक से किसी कहिए कि अपने एक एक अंगुलियों को बारी बारी से चलाए तो वो नहीं चला पाता है। पहले वो अपने पूरे हाथ को चलाना सीखता है, फिर अंगुलियों को से चलाना सीखता है धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है। और फिर समय बीतने के साथ ही दोस्तों उसमें क्या होता है, पूरे हाथ के साथ साथ अपने अंगुलियों को चलाने की जो कला है, जो हुनर है वो विकसित होता है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि बालक का नियंत्रण सबसे पहले संपूर्ण अंग पर, फिर उसके भाग पर और फिर उसके संपूर्ण भागों पर क्या आता है दोस्तों, कमांड उसका बनता जाता है। तो इसे दोस्तों लोग विकास के एकीकरण के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं या कोई भी दिक्कत है परेशानी है तो आप लोग कमेंट में जरूर एक बार बताइएगा, उस पर हम लोग फिर अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो विकास के एकीकरण का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत और निरंतर विकास का सिद्धांत आप तो समझ होंगे। तो हम लोग आइए अपने नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है 6वां, परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्या? परस्पर संबंध का सिद्धांत। दोस्तों परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है? परस्पर संबंध का सिद्धांत ये है कि आप लोग पढ़ते हैं जैसे बालक के में आप लोग देखते होंगे उसके शारीरिक विकास होता है, उसका नैतिक विकास होता है, उसका संवेगात्मक विकास होता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों में क्या होता है, एक प्रकार का संबंध कहा जाता है जिसे हम लोग परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत का मतलब ये कि कोई एक के बढ़ने से जो दूसरा होता है, तीसरा होता है, वो भी प्रभावित होता है या उसी के अनुसार बढ़ता जाता है। यही परस्पर संबंध के हिसाब का सिद्धांत कहलाता है। जैसे दोस्तों अगर आप लोग उदाहरण जो आप लोग देखते होंगे, जो बच्चे छोटे होते हैं उनको अगर आप थोड़ा सा चोट कर देंगे तो दोस्तों रोने लगते हैं, यानी उनका संवेगात्मक विकास भी कम हुआ जाता है, जब उनका शारीरिक विकास कम होता है। इसी तरह दोस्तों जब उनका शारीरिक विकास होता जाता है, जैसे उनका जो शारीरिक विकास होता है तो अगर उस समय आप उनको चोट करेंगे तो उनका संवेगात्मक विकास भी हो गया रहता है, यानी दोस्तों आप उनको मारने पर वो जल्दी रोते नहीं हैं। तो ये दोस्तों होता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी एक का विकास होता है तो दूसरा भी उसके विकास से क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, यानी एक के विकास से अगर शारीरिक विकास हो रहा है उससे संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास ये दोनों भी प्रभावित होंगे और इन दोनों के विकास होने से शारीरिक विकास भी प्रभावित होने की संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों हम लोग अगले सिद्धांत की बात करें तो ये है वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। दोस्तों ये सिद्धांत काफ़ी आसान और आप लोगों के समझ में आसानी से आने वाला है। दोस्तों आप देखते होंगे आप किसी 2-3 बालक या किसी पर भी आप जो है ये चीज़ आजमा कर देख सकते हैं, उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जो एक ही साथ जिनका सब कुछ हुआ हो फिर भी उनमें सारी चीज़ें एक ही प्रकार की नहीं पाई जाती हैं। किसी का रुच कमज़ोर होता है, किसी का कोई क्षेत्र ज़्यादा मजबूत होता है तो किसी का वो कमज़ोर होता है। दोस्तों वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब कि किन्हीं 2 व्यक्तियों में जरूरी नहीं हो कि सारी चीज़ें समान पाई जाएँ, उनके बहुत सारे गुणों में, परिमाणों में क्या हो सकता है दोस्तों, कम या ज़्यादा यानी परिवर्तन हो सकते हैं। तो इसे ही हम लोग वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत कहते हैं कि मतलब 2 व्यक्तियों के सारे गुण समान नहीं हो सकते हैं, उनमें विभिन्नता
पाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लोग वैयक्तिक विविधता का सिद्धांत के रूप में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग अपने 8वें सिद्धांत की ओर चलते हैं। इसे हम लोग कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। दोस्तों ये सिद्धांत समान प्रतिमान, प्रतिमान मतलब क्या होता है, किसी के जैसा। दोस्तों अगर आप मानव जाति में जन्म लेते हैं तो आपका जो विकास होगा वो मानव जाति के जो उनका अनुरूप है उसी के अनुसार आपका विकास होगा। यानी आपका सिर विकसित होगा, 2 आँखें होंगी, नाक पाई जाएगी, आप में 2 हाथ पाए जाएंगे, 2 पैर पाए जाएंगे, और भी जो चीज़ें होती हैं वो पाई जाएंगी। दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि आप पुरुष जाति में, या मतलब आप अगर मानव जाति में, पुरुष जाति में, अगर आप मानव जाति में जन्म लेते हैं तो आपका विकास जंतु जगत यानी जैसे गाय की तरह, कुत्ते की तरह, शेर की तरह ऐसा विकास आपका नहीं होगा कि आपके पास बहुत मजबूत जबड़े पाए जाएंगे, आपके पास नाखून पाए जाएंगे, आपकी सूंढें आ जाएंगी। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हाथी कुल में पैदा हुआ तो उसका विकास हाथी के जैसा ही होगा। ठीक है, शेर में पैदा हुआ तो उसका विकास शेर जैसा ही होगा, गाय में पैदा हुआ तो गाय जैसा ही होगा। दोस्तों यही हमारा कहलाता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी जिस जाति में, जिस प्रजाति में उसका जन्म हुआ है उसका विकास भी उसी के सदृश होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत। दोस्तों अब हम लोग 9वां पढ़ेंगे। 9वां पढ़ेंगे सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। दोस्तों देखिए, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत का मतलब ये है कि अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो किसी एक पार्टिकुलर चीज़ की तरफ अगर इशारा करना चाहता है दोस्तों, या अगर किसी चीज़ को वो मान लीजिए बताना चाहता है, जस्ट आप लोग बस चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, रटिए मत। ये चीज़ें सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, ऐसा कोई सिद्धांत ये बहुत जो है ऐसा नहीं बनाया गया कि आप लोग समझ न सके। दोस्तों आप लोग बस बाल विकास पढ़ रहे हैं तो बालक की क्रियाओं का आप लोग अध्ययन करिए। वही जो होते हैं, जो एक निश्चित रूल्स होते हैं जिसके अनुसार उनमें परिवर्तन आते हैं, वही हमारे सिद्धांत कहलाते हैं। तो सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत का मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई बालक है, वो अगर किसी एक पार्टिकुलर बिंदु की तरफ इशारा करना चाहता है दोस्तों, तो जैसे आप कर पा रहे हैं ऐसे इस तरह से, वो तुरंत इस तरह से नहीं कर पाएगा। इसको करने से पहले वो अपने पूरे हाथ को एक बार जो है, पूरे हाथ को सामान्य तरीके से चलाता है, उसके उपरांत ही वो किसी पार्टिकुलर बिंदु की तरफ अपना इशारा कर पाता है। यानी पहले वो सामान्य करता है और फिर उसके बाद विशिष्ट पर आता है कि नहीं, ये इस बिंदु की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत समझ चुके होंगे। अब आइए हम लोग अपने अगले जो हमारा सिद्धांत है, 10वां सिद्धांत। 10वां सिद्धांत दोस्तों, जैसे मैंने आपसे बताया था कि जो विकास दिशा का सिद्धांत है, जो सिर से पैर की तरफ होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर टेट सीटेट में उससे प्रश्न बनना तय होता है दोस्तों। उसी तरह से ये जो 10वां क्वेश्चन है, 10वां जो सिद्धांत है दोस्तों, इस सिद्धांत से आपको, ये सिद्धांत आगे चल के आप वंशानुक्रम वातावरण पढ़ेंगे भी। तो 10वां सिद्धांत हमारा यही है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों ये सिद्धांत ये कहता है कि जो बालक होता है, बालक के सीखने के पीछे या जो उसका विकास होता है उसके पीछे सिर्फ वंशानुक्रम या सिर्फ वातावरण का ही प्रभाव नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बालक के विकास में सिर्फ वंशानुक्रम ही प्रभाव डालता है या सिर्फ वातावरण ही प्रभाव डालता है।
बल्कि दोस्तों यहाँ पर यह है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों सम्मिलित रूप से बालक के ऊपर प्रभाव डालते हैं। दोस्तों इसी के साथ आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, यहाँ पर एक प्रश्न कि पूछता है कि बालक के विकास को प्रभावित करता है वंशानुक्रम, वातावरण या वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। दोस्तों आप लोग हमेशा आंसर करेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है दोस्तों, वंशानुक्रम एवं वातावरण को अगर मैं आपको समझाऊं एक एग्जाम्पल के तौर पे तो आप समझ सकते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए किसी एक ही माता पिता से अगर दो बालक पैदा होते हैं, दोस्तों दो बालक पैदा होते हैं, तो चूंकि इनका वंश तो एक है तो इसलिए इनमें समान प्रकार की चीज़ें पाई जानी चाहिए। तो इसमें वातावरण का प्रभाव कैसा होता है दोस्तों, तो आप एक काम करिए, एक को ऐसे वातावरण में डाल दीजिए जहाँ पर सीखने के लिए काफ़ी उचित साधन मौजूद हों, काफ़ी चीज़ें जो है बेहतर तरीके से सिखाई जा रही हैं, उसको ऐसे माहौल में डाल दीजिए। और दूसरे को ऐसे माहौल में डाल दीजिए कि जहाँ से इस सबसे सीखने सिखाने या अच्छी चीज़ों से कोई सरोकार ही ना हो। दोस्तों ऐसे में आप अध्ययन कर पाएंगे कि दोनों एक ही माता पिता से जन्मे दोनों बालक के गुणों में, के सीखने की प्रक्रियाओं में, उनकी क्षमताओं में पर्याप्त विभिन्नता हो जाएगी। वो किसकी वजह से होगी दोस्तों, इस वातावरण के कारण हो जाएगी, क्योंकि एक का वातावरण उसके अनुरूप था और एक का वातावरण उसके अनुरूप नहीं था। तो आप ये समझ सकते हैं कि वंशानुक्रम सेम रहते हुए भी वातावरण के प्रभाव से बच्चे में डिफरेंस आ गया है। तो यही दोस्तों हमारा होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। यानी बालक के विकास के ऊपर वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव सम्मिलित रूप से पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग पेडागॉजी में यही पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो पेडागॉजी के लिहाज से दोस्तों ये जो मैंने टॉपिक आपको कराए, आवश्यकता, महत्व, क्षेत्र, बाल विकास है क्या, और उसके साथ एक बाल विकास के सिद्धांत जो हमने पढ़ा, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो आज का वीडियो है बाल विकास, इसके अंतर्गत जितनी भी टॉपिक्स आपको बताई गई हैं और उन टॉपिक्स के अंदर जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताई गई है उसे आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अगर दोस्तों यही बेस है, अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई, आगे आपका पूरा CDP जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एकदम आसान हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। सारे पेडागॉजी के प्रश्न आपसे काफ़ी आसानी से हल हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग सिद्धांत पढ़ चुके हैं, ये कुछ प्रमुख सिद्धांत है, एक बार मैं आप लोगों को दोहरा देना चाहता हूँ। तो ये 6 तो आपके सामने, 5 आपके सामने दिख रहे हैं, और 5 जो है वो क्या क्या है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग आराम से करते हैं, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास निरंतर विकास का सिद्धांत है। दूसरा, विकास जो है क्रम से होता है, यानी विकास क्रम का सिद्धांत। दूसरा दोस्तों, जो अगर मान लीजिए जन्मजात अगर कोई भिन्नता आती है, जैसे कोई लंबा पैदा कोई छोटा पैदा, तो वो जब तक उनकी वृद्धि होती है वो चीज़ें बनी रहती है। ये होता है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने पढ़ा विकास दिशा का सिद्धांत। विकास दिशा का सिद्धांत क्या है कि दिशा का सिद्धांत मतलब जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ से होता है, यानी सिर से पैर की तरफ। ठीक है, यानी पहले सिर का विकास, फिर जो है इसके नीचे का, फिर इसके नीचे का, फिर पैर का लास्ट में होता है। ठीक है, मतलब एक तरह से मैंने आपको बताया भी, एग्जाम्पल भी दिया था, उससे भी आप समझ रहे होंगे। और एक होता है विकास की एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ चुके होंगे। और बाकी परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी बालक की जो होता है शारीरिक, संवेगात्मक, नैतिक, इन सभी विकास का एक दूसरे से संबंध होता है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरे के बढ़ेगा। ठीक है, प्रभावित करेगा जरूर। ठीक है, वैयक्तिक विभिन्नताओं, यानी सभी के जो जितने भी व्यक्ति या बालक पाए जाते हैं उन सभी में वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। सभी एक ही प्रकार के होंगे ऐसा आवश्यक नहीं है, एक्सेप्शन की बात अलग है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी दोस्तों समान प्रतिमान का सिद्धांत सबसे आसान है, वो याद होना चाहिए। अगर मानव जाति में पैदा हुआ है तो उसका मानव के अनुरूप ही वृद्धि होगा। अगर मान लीजिए कुत्ते की जाति हुआ तो कुत्ता होगा, गाय की हुआ तो गाय होगा, चिड़िया हुआ तो चिड़िया के रूप होगा। मतलब जिस वंश में पैदा होगा, जिस जाति में, जिस प्रजाति में, उसी जाति प्रजाति के अनुरूप उसका वृद्धि होगा। ठीक है दोस्तों, अगर बंदर प्रजाति में पैदा हो गया तो उसकी पूंछ है, फिर उसी हिसाब से जो है चीज़ें विकसित होंगी। ठीक है, मानव प्रजाति में पैदा हुआ दोस्तों उसको पूंछ नहीं होगा, ये तो आप लोग पता होगा। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत रहता है। फिर सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ पहले बच्चा सामान्य रूप से करता है, उसके बाद जो है विशिष्टता उसमें धीरे धीरे आती है। ठीक है, फिर वंशानुक्रम में वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब बालक के विकास पर ये दोनों का प्रभाव पड़ता है, न कि सिर्फ एक का। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसके बाद एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जो इस सेशन का लास्ट टॉपिक होगा,
और उसे हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। काफ़ी आसान है लेकिन बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और परीक्षाओं में पूछा भी जाता है तो वहाँ पर भी लोग गलत करके आते हैं। तो आइए उसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं दोस्तों। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विकास एवं वृद्धि। दोस्तों आप लोग नाम सुने होंगे कि विकास एवं वृद्धि। तो आइए हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये दोनों ही परिवर्तन होते हैं। जो बालक का विकास होता है, बालक जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो उसमें परिवर्तन आते हैं। ऐसा आप लोगों को पता है, उसमें शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, सभी प्रकार के परिवर्तन उसमें देखे जाते हैं दोस्तों अवस्थानुसार। तो ये दोनों विकास एवं वृद्धि दोनों ही बालक में होने वाले परिवर्तन को ही इंगित करते हैं या इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे में विकास एवं वृद्धि के बीच मूल अंतर क्या है, इनके बीच को हम लोग समझ लेते हैं। विकास और ये होता है वृद्धि। दोस्तों विकास को इंग्लिश में हम लोग डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, डेवलपमेंट, और इसको हम लोग इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। अब आप लोग समझेंगे दोस्तों। आप लोगों को मैं पहले बता देना चाहूँगा, जो परिवर्तन होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमाणात्मक और एक होता है गुणात्मक। तो परिमाणात्मक परिवर्तन का मतलब इससे होता है कि जिसको आप लोग माप सकें, जिसको आप लोग गणितीय संख्याओं में व्यक्त कर सकें, वो हमारा होता है परिमाणात्मक परिवर्तन, जिसका परिमाण हम लोग लिख सकें। और गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, जिसका कोई परिमाण नहीं होता है, यानी आप उसका आंकिक मान नहीं लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं एक बात करूँ कि जब बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो उसके अंतर्गत जो होती हैं नैतिक गुण उसमें नहीं रहते हैं। यानी किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो उचित व्यवहार का नाम हम देते हैं, वो एक बालक को जो छोटा होता है उसे समझ नहीं होता है। फिर दोस्तों जैसे जैसे वो उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसमें वो सीखता है, सीखने के अनुसार उसमें नैतिक गुण भी आने लगते हैं और वे नैतिकता को सीख जाता है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि इस परिप्रेक्ष्य में आप ये बताइए कि आंकिक मान में नैतिक गुण कितने बढ़े, यानी तो आप ऐसा नहीं कह सकते पहले उसका नैतिक गुण 10 था अब 15 हो गया है, ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों। यानी जिसका आप मान जो है अंकीय संख्या अंकों में व्यक्त ना कर सके, गणितीय रूप में व्यक्त ना कर सके, वो हमारा गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है, यानी वो गुण में परिवर्तन कहलाता है। जैसे आप पहले अच्छा होना, बुरा होना, ये दोस्तों क्या है, ये सब गुणात्मक परिवर्तन है ना। सामाजिक विकास होना, नैतिक विकास होना, संवेगों का विकास होना। जैसे दोस्तों क्या होता है कि संवेग जैसे बहुत तीव्र होते हैं, शुरुआत में रोना, हंसना अचानक से, फिर छोटी छोटी बातों पर रो देना, तो ये सब फिर जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाता है ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं, है ना। वो हर जगह रोता नहीं है, हर बात पे गुस्सा नहीं, हर बात पे मतलब उसके अंदर ये समझदारी का विकास होता रहता है। दोस्तों ये हमारा जो होता है ये हमारा गुणात्मक वृद्धि या गुणात्मक परिवर्तन होता है, जिसमें गुणों में हमारे परिवर्तन आता है। अब हम लोग बात कर लें परिमाणात्मक परिवर्तन। परिमाणात्मक परिवर्तन दोस्तों वो होता है जिसका मान आप अंकों में लिख सकते हैं, अर्थात जिस परिवर्तन को आप गणितीय संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, वो हमारा गुणात्मक परिवर्तन होता है। जैसे दोस्तों अगर आपको मैं कह दूं 5 साल के बच्चे की लंबाई क्या थी, तो आप 5 साल के बच्चे की लंबाई बता सकते हैं। और फिर अगर उसी वो बच्चा जब 10 साल का हो जाएगा तो आप उसकी लंबाई को फिर से माप कर बता सकते हैं कि इन 5 सालों में वो बच्चा कितना बढ़ गया है। यानी आप उसका मान अंकों में व्यक्त कर सकते हैं कि बच्चा 10 इंच बढ़ा, 12 इंच बढ़ा, 15 इंच बढ़ा। ये दोस्तों आप लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो यानी जिसका मान आप अंकों में लिख सकते हैं वो होता है हमारा परिमाणात्मक परिवर्तन, और जिसका मान आप अंकों में नहीं लिख सकते हैं, जो सिर्फ समझा जा सकता है कि हाँ विकास हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणात्मक परिवर्तन। तो आइए इसी आधार पर हम जो है अब इनके बीच में अंतर करते हैं। तो ये जो हमारा विकास होता है दोस्तों, ये गुणात्मक और प्लस परिमाणात्मक, ये दोनों परिवर्तन को, गुणात्मक प्लस परिमाणात्मक, ये दोनों परिवर्तन को इंगित करता है। यानी इसमें क्या है, दोनों परिवर्तन आते हैं। अगर आपके अंदर गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है तो भी विकास हो रहा है, परिमाणात्मक परिवर्तन हो रहा है तो भी विकास हो रहा है। लेकिन वृद्धि में क्या है दोस्तों, वृद्धि में सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं। सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन को ही हम लोग वृद्धि कहेंगे। वृद्धि का मतलब दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, कोई बच्चा छोटा था 5-10 इंच का है, वो 15 इंच का हो गया, उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। साथ ही साथ उसमें
विकास भी हुआ। लेकिन जरूरी नहीं कि जब विकास हो तब वृद्धि हो, ठीक है। लेकिन जब जब वृद्धि होगा तो विकास होगा, यानी वृद्धि विकास में ही शामिल है, ठीक है दोस्तों। विकास, अब हम लोग देखते हैं, विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी आप लोगों को पीछे मैंने सिद्धांत में बताया था, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि जो हमारा वृद्धि है एक नियत समय तक चलती है। क्या? एक नियत आयु तक होती है, एक नियत आयु तक होती है। जैसे दोस्तों अगर मैं शारीरिक वृद्धि की बात करूं तो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बालक की, बालिका की लंबाई एक निश्चित आयु तक ही बढ़ती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उनकी लंबाई में वृद्धि होना बंद हो जाता है, लंबाई स्थिर हो जाती है। यानी वृद्धि हमेशा नहीं होता है, वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होता है। फिर दोस्तों अगर बात कर लें तो आप बताइए, वृद्धि जो होता है दोस्तों, ये जो विकास होता है, ये शारीरिक संवेगात्मक, नैतिक इत्यादि शामिल है। जबकि वृद्धि में दोस्तों, वृद्धि में केवल आपका शारीरिक विकास है। क्या है? शारीरिक विकास, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन का मतलब, आप पहले छोटे थे, आपकी लंबाई में कितना वृद्धि हो गया, आपका वजन पहले कितना था, अब कितना बढ़ गया। वजन को भी आप बता सकते हैं गतिमान में, पहले 60 किलो था, अब 80 किलो हो गया, पहले 40 था, 50 हो गया, है ना। इसका आप अंकीय मान लिख सकते हैं। तो ये शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है। दोस्तों जो हम विकास लेते हैं, विकास का विस्तृत क्षेत्र होता है, विकास का विस्तृत क्षेत्र होता है। जबकि वृद्धि का आप लोग जानते हैं संकुचित क्षेत्र होगा। संकुचित का मतलब दोस्तों, विस्तृत का मतलब जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो, जो हर जगह काफ़ी जगह विद्यमान हो। संकुचित का मतलब जिसका स्थान थोड़ा लिमिटेड हो, है ना, वो हर जगह नहीं, बस लिमिटेड होगा। तो आप देख भी सकते हैं इसमें शारीरिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन सभी आते हैं। जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, यहीं से निकल के आया है कि इसका क्षेत्र संकुचित होता है और इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये विकास और वृद्धि में कुछ मूलभूत अवधारणा है जिनको आप लोग समझ लीजिए, याद कर लीजिए दोस्तों। और मुझे लगता है अब आप लोग समझ भी हो गए होंगे कि विकास का मतलब बालक के हर क्षेत्र में होने वाले जो परिवर्तन है वो विकास कहलाता है। जबकि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है, लंबाई में, वजन में जो परिवर्तन आते हैं, उनको हम लोग वृद्धि के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझे होंगे इस क्लास को। दोस्तों देखिए, स्टेट सीटेट, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप टाइम से 3 से 4 महीने कम से कम तैयारी करिए उसका। क्योंकि इसमें दोस्तों आप याद करके कोई चीज़ अगर देने जाएंगे सीटेट, तो सीटेट बहुत दिक्कत करेगा। सीटेट में याद करने वाली जैसी कोई चीज़ें है ही नहीं। सीटेट में आपको 70 पेडागॉजी आती हैं। पेडागॉजी याद करने वाली चीज़ नहीं है। पेडागॉजी एक समझ होती है, एक आपकी समझने की क्षमता होती है कि आप चीज़ों को कितना समझ रहे हैं, वो पेडागॉजी होता है। और जब आप चीज़ों को समझ कर देंगे तो ही सीटेट में आपका अच्छा स्कोर आ पाएगा। तो इसीलिए इस क्लास को मैंने बहुत छोटा नहीं किया, बल्कि जो इसमें चीज़ें, जो बिंदु, जो टॉपिक मैंने रखे, उसको आपको अच्छे से समझाया। क्योंकि दोस्तों आप ये चैप्टर, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी, ये चैप्टर दोस्तों आप जितना अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको आगे आने वाले चैप्टर में उतनी ही आसानी होगी समझने में चीज़ों को। अब दोस्तों ये कहा जाए तो बाल विकास ये चैप्टर के रूप में आप पढ़ रहे हैं, ये आपका सबसे बड़ा चैप्टर होने वाला है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहीं से आपको मिलने वाले हैं। आप लोग इस चैप्टर को काफ़ी आराम से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए दोस्तों। ये अन्य परीक्षाओं की तरह नहीं है कि आप 15 दिन में याद कर ले रहे चीज़ों को, जा करके करके आ पाएंगे, नहीं। ये सीटेट है दोस्तों, ये समझ है। आप इसकी तैयारी जितना समय लेकर करेंगे उतना ही बेहतर होगा दोस्तों। इसकी तैयारी समय के साथ करिए। बहुत जल्दबाजी में इसकी तैयारी करेंगे तो फिर वही होगा, 2 नंबर 4 नंबर से आप छट जाएंगे और फिर आपकी तैयारी साल भर लेट जाएगी दोस्तों। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है और परम कर्तव्य भी है कि आप लोग चीज़ों को समझते हुए, अपने जहन में उतारते हुए
और काफ़ी आसानी से अपना जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। कितने साल से आप कितने दिन से लगे हुए हैं ये मैटर नहीं करता है। अब से जुड़ जाइए, बहुत टाइम है और चीज़ों को समझिए। दोस्तों, मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो अब बाल विकास से पूछे जाने वाले जितने टॉपिक मैंने बताया है आप लगभग सारे पेडागॉजी और सारे कंटेंट का आंसर काफ़ी आसानी से दे पाएंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ आप लोगों के और भी जो मित्र, भाई, बंधु, बहन, छात्र छात्राएं जो जुड़ना चाहते हैं, जो टेट सीटेट की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो, अन्य टॉपिक्स जो बचे हुए हैं, अभी तो शुरुआत ही हुआ है, तो लगभग सारे टॉपिक्स पर आपको वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। आप लोग इसे देखिए और जा करके परीक्षा दीजिएगा। देखिएगा निश्चित रूप से आप लोग अपना स्कोर बेहतर करके आएंगे। दोस्तों, पास होने की तो कोई सोचना ही नहीं पड़ेगा। पास नहीं होना, आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। 120, 130 ऐसे स्कोर आप लोग कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, जैसा मैंने आपको बताया था। दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो अन्य टॉपिक्स पर काफ़ी आसानी से आप लोगों को समझाते हुए, सारी चीज़ें हल कराते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप लोग भी देखेंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसे दिन प्रतिदिन बेहतर होती जाएगी और आप लोगों की समझ विकसित होती जाएगी और जो टेट सीटेट को लेकर आपके अंदर डर बना हुआ है वो डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ आप लोग तैयारी करते रहिए। और मैं, जैसा कि मैंने कहा कि सीटेट क्या है, टाइम लेकर पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, ये समझने वाला है, ये याद करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपके दिमाग पे कोई बोझ नहीं पड़ने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट करिए, जिस चीज़ों को आपको जो चीज़ें कठिन लगती है वो कमेंट में बताइएगा भी कि ये चीज़ें, उस पर वीडियो बनाकर वो आपके लिए आसान बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आप भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, अधिक से अधिक लोगों तक इसे फैलाइए ताकि काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा सके और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।